शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर दिखा दिया कि वो सिर्फ दुनिया भर में आतंक फैलाना जानता है और न्याय प्रक्रिया में उसका कोई भरोसा नहीं है। पिछले साल गिरफ्तार रिटायर्ड भारतीय फौजी कुलभूषण यादव को आज पाकिस्तानी सेना ने कोर्ट मार्शल के जरिए फांसी की सजा सुना दी। वो भी तब जब उनके विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज खुद मान चुके हैं कि पाकिस्तान के पास कुलभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। भारत बार बार कहता रहा कि कुलभूषण को भारतीय उच्चायोग से मिलने दिया जाए, उन पर निष्पक्ष मुकदमा चले, लेकिन चोरी छुपे कोर्ट मार्शल के जरिए पाकिस्तानी सेना अब कुलभूषण को फांसी देना चाहती है। भारत ने चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसा किया गया तो भारत उसे सोची समझी हत्या मानेगा, मर्डर मानेगा और जवाबी कार्रवाई में और कदम भी उठाए जा सकते हैं। हालांकि अभी कुलभूषण यादव के पास अपील का मौका है, लेकिन पाकिस्तान का मकसद साफ नजर आता है। वो भारत को शायद मेल करना चाहता है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, भारतीय फौजी को बिना सबूत फांसी क्यों देना चाहता है पाकिस्तान, और क्या आर पार के बगैर मानेगा नहीं है पाकिस्तान? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए भारत में कैसी प्रतिक्रिया हुई है आज पाकिस्तानी कोर्ट के इस फैसले के बाद। टेररिस्ट स्टेट हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उसको सख्ती के अलावा क्या व्हाट इज द उपाय? हमें सख्ती ही यूज करनी चाहिए पाकिस्तान को डिस्करेज करने और डिसवेड करने की। ये रास्ता ठीक नहीं है और ये रास्ता उनके लिए भी ठीक नहीं है और उनके लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये संबंध सुधारने की जो सपन आप देखते रहते हैं, इसी से हमारी ये हालत हुई है। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अब एक ही रास्ता है कि उनको कहना है कि तुम गलत कदम उठाएंगे तो हम तुम्हारी ऐसा नुकसान करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सैयद शाहनवाज हुसैन हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता मीम अफजल साहब हैं, जो खुद एक डिप्लोमेट रह चुके हैं। यहां स्टूडियो में अशोक सजनहार जी हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट, और कर्नल यूएस राठौर, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत अमीन भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो कन्फेशन वीडियो दिखाता हूं कुलभूषण यादव का, जो पाकिस्तान ने रिलीज किया था, मीडिया में जारी किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि भारत के जासूस कुलभूषण यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जरा सुनिए ये वीडियो, देखिए जरा और खुद अंदाजा लगाइए क्या वाकई ये निष्पक्ष वीडियो है या दबाव में लिया गया बयान है। जरा सुनिए। Commander Kulbhushan Yadav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I joined the ये है भारतीय नेवी से रिटायर्ड कुलभूषण यादव, जो कि ईरान में एक बिजनेस करते थे। और लगता यह है, भारत का कहना भी यही है कि शायद इन्हें ईरान से ही किडनैप करके और पाकिस्तान में बंदी बना लिया गया और भारत पर जासूसी का आरोप लगा दिया गया। शाहनवाज जी, भारतीय नागरिक भी नहीं है, भारत के रिटायर्ड नेवी अफसर हैं कुलभूषण यादव। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, अब बचाएंगे कैसे इनको? पाकिस्तान तो इन्हें एक चोरी छिपे कोर्ट मार्शल के जरिए, ऐसे ट्रायल के जरिए जहां कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं पता अंदर क्या हुआ, फांसी पर लटकाना चाहता है। अब बचाएगी कैसे सरकार हमारी कुलभूषण यादव को? शाहनवाज जी। पाकिस्तान खुद गिरी हरकत करता है, भारत के अंदर साजिश करता है और भारत के खिलाफ अपनी साजिश को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की हरकत करता है। वो जिस तरह कुलभूषण जी को वहां पर आज सजा का ऐलान हुआ है, भारत सरकार ने कड़ा प्रोटेस्ट जारी किया है और उनके राजदूत को बुलाकर ये कहा है कि अगर उनको फांसी होती है तो ये हत्या मानी जाएगी। ये बहुत बड़ी साजिश है। पाकिस्तान जो खुद एक गुनाहगार मुल्क है, जो इस तरह के गुनाह में शामिल रहता है, जो भारत के अंदर साजिश करता है, और वो इस तरह का इंप्रेशन देना चाहता है दुनिया में जैसे उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। और जिस तरह से बयान दर्ज करा के वो वीडियो रिलीज किया गया, ये दबाव में दिया गया बयान है। भारत के लोग कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान को अविलंब मौका देना चाहिए। कुलभूषण जी को कोई वकील नहीं दिया गया, उनको अपनी केस की पैरवी का कोई मौका नहीं दिया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो उसके जो नॉर्म्स हैं,
उसको पाकिस्तान ने पूरी तरह तोड़ा है। पूरी भारत सरकार और भारत के लोग हम अपने उस नागरिक के साथ खड़े हैं और इसका कड़ा प्रोटेस्ट हमारी सरकार ने किया है। शाहनवाज जी, पाकिस्तान का मकसद सिर्फ दुनिया को यह दिखाने का नहीं है कि भारत भी हमारे यहां आतंकवाद फैलाता है और हमारी जासूसी करता है। भारत का मकसद शायद आपकी सरकार को उकसाना भी है, क्योंकि आपने सख्त रवैया अपनाया पाकिस्तान के खिलाफ। बातचीत नहीं कर रहे आप बोल रहे हैं पहले आतंक बंद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया। जो ये उकसावा है, इससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत जब भी की है उसका जवाब उसको मिला है, और हमें उकसाने की कोशिश भी वो न करे। पाकिस्तान अपनी हैसियत जानता है, वो चाहकर भी इस तरह हमें उकसाने की कोशिश जो कर रहा है वो उसकी कोशिश नहीं होगी पूरी। हम कोई उसके उकसाने में नहीं आने वाले, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जंग है, जिसमें पाकिस्तान आतंक में शामिल है, पूरे दुनिया में हमने उसको एक्सपोज किया है, आगे भी एक्सपोज करते रहेंगे। और आतंक की पनाहगाह बन गया है पाकिस्तान, और कई बार दुनिया के मंच पर जाकर कहता है कि मैं आतंक से पीड़ित हूं। वो आतंक उस आतंक से पीड़ित है जो पाकिस्तान ने खुद ही पैदा किया है। बिल्कुल सही बात। और ऐसे आतंकियों को जो पनाह देने वाले मुल्क पर दुनिया में कोई यकीन करने वाला नहीं है। पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि एक मासूम व्यक्ति को कहीं से किडनैप करके बता दे और बाद में उसको रॉ का एजेंट बनाकर फांसी की सजा का ऐलान कर दे। ये कहीं से स्वीकार नहीं है। भारत सरकार इस पर कड़ा प्रोटेस्ट किया है और करेंगे। बिल्कुल। मीम अफजल साहब, क्योंकि आपके पास तो डिप्लोमेसी का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी। मीम अफजल साहब, जरा बताइए, कुलभूषण यादव को, अपने एक मासूम नागरिक को कैसे बचाया जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत सरकार ने जो काम किया है, अभी जो एक डिप्लोमेसी में होता है, वो सबसे पहले उन्होंने अपना काम पूरा किया है और पाकिस्तान को एक वार्निंग दी है और ये कहा है कि अगर उन्हें फांसी दी गई तो इसको एक मर्डर समझा जाएगा या कत्ल समझा जाएगा। मीम साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, अभी ठीक कराते हैं उसे, फिर आपके पास आ रहा हूं। सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उसे ठीक करा रहा हूं, फिर आपके पास लौट के आ रहा हूं मैं। कर्नल राठौर और अशोक सज्जनार, क्योंकि आप तो डिप्लोमेसी और डिफेंस दोनों में एक्सपर्ट हैं। भारत ने, आज खबर आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है, भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के 12 प्रिजनर छोड़ने थे, लेकिन वो कदम अब रोक लिया है फिलहाल। आपको क्या लग रहा है? पहले कर्नल साहब, क्या जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए कि कुलभूषण यादव को बचाने के लिए हम कोशिश तो करें? देखिए, दो हॉस्टाइल मुल्कों के बीच में जो ह्यूमन ट्रेजेडी है, वो लीडरशिप्स का पहला ड्यूटी बनता है कि उस ह्यूमन ट्रेजेडी को कम करें और रोकें। पाकिस्तान का ये जो कदम है वो ह्यूमन ट्रेजेडीज को बढ़ावा देगा। हर साल हजारों की संख्या में पाकिस्तानी हिंदुस्तान में वीसा जंप करके गुम हो जाते हैं। अगर हम किसी को पकड़ते हैं, लाहौर का वीसा, अमृतसर का वीसा लेके आता है और त्रिवेंद्रम में मिलता है, हम भी उसको स्पाई कह सकते हैं, हम भी उसको फांसी की सजा दे सकते हैं। तो इस तरीके के कदम लेने के लिए पाकिस्तान हमें बाध्य ना करे। एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक हमारे साथ साफी जुड़ रहे हैं, नुसरत साहब, उनसे पूछ लीजिएगा। सारे लॉयर्स खिलाफ हैं, मीडिया खिलाफ है, लोग खिलाफ हैं। फरवरी 2016 में उन्होंने 274 केसों का निपटारा किया और 59% को फांसी दी। मिलिट्री कोर्ट में एक लड़के को भी फांसी दे चुके हैं, जुवेनाइल को। न लोगों के वकीलों को पता चलता है कि उनका मुवक्किल कहां कब उसकी फांसी हो गई, न घर वालों को पता चलता है। पर हम कैसे निपटेंगे? अब ये तो उनका वहां इंटरनल क्रेडिबिलिटी है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूडिस ने इनको मना किया है। साउथ एशिया में शायद पाकिस्तानी एक ऐसा मुल्क है जहां मिलिट्री कोर्ट्स हैं और कहीं नहीं है। ये कैंगारू कोर्ट है, इसको बंद करो, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन और जो भारत ने कहा है कि अगर तुम इसको फांसी दोगे तो इसको हम हत्या मानेंगे, बिल्कुल सही है और इसका रिपरकशन ऐसा ही होगा। बिल्कुल। मीम अफजल साहब, आपकी आवाज अब आएगी हम तक, मुझे उम्मीद है। जरा बताइए मीम अफजल साहब, क्या जवाबी कार्रवाई हो जी जी और कैसे निपटे कि कुलभूषण यादव को कैसे बचाएं? देखिए, बुनियादी बात आपने अपनी रिपोर्ट में शुरू में एक बात कही थी, उस पर सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि जो
सरताज अजीज साहब हैं, जब उन्होंने कहा कि कुलभूषण या जाधव के पास के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत ऐसा नहीं है जिससे साबित किया जा सके कि वो इंडियन जासूस है। दूसरी बात जो भी यहाँ कही गई कि ये मिलिट्री कोर्ट ने ये फैसला दिया है, जाहिर है मिलिट्री कोर्ट के बारे में जो राय है वो आप देख लीजिए कि पूरे खुद पाकिस्तान में उसकी सख्त मुखालफत है और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सजाएं दी जाती हैं वो जायज नहीं होती हैं, बहुत ज्यादातर नाजायज भी होती हैं। और ये बुनियादी तौर पर जो मिलिट्री कोर्ट काम करती है वो इंटरनल अपने फौजियों के अगर कोई गलत काम है या वैसा है तो उनके लिए होता है। ये किसी गैर मुल्की के लिए तो इनको आजाद अदालत के अंदर मुकदमा चलाना चाहिए, चार्जेस लगाना चाहिए, उसको अपने डिफेंस का पूरा मौका मिलना चाहिए और अगर उसकी एम्बेसी उसको मिलना चाहती है तो उससे मिलने की इजाजत देनी चाहिए थी। लेकिन वो कोई काम नहीं हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो फैसला हुआ है वो बिल्कुल सोच समझकर भारत को प्रोवोक करने के लिए किया गया है और ये प्रोवोकेशन जो है आगे किसी ऐसे वाक़े को लीड करे ताकि तनाव जो है और बढ़े। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक साजिश है कि भारत को भड़काओ। अब तक जो कुछ हो रहा है आप देखिए, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं कितना आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी आपने उसका नतीजा कल देखा कि जो रिजल्ट्स आए हैं और जितना पोलिंग हुई है वो किस तरह से हुई है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का हौसला कुछ बढ़ता चला जा रहा है और वो ये समझ रहे हैं कि हम अपनी साजिश में पूरी तरह से नाकाम हैं और भारत को परेशान हम कर रहे हैं और मजीद करेंगे। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली भारत सरकार को जो आपने वार्निंग दे दी है वो तो दे ही दी है, उसके अलावा भी कुछ और चैनल्स खोलना चाहिए। इमीडिएटली वहां की सरकार से बात करना चाहिए और कहना चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमा चलाने का क्या मकसद है और कौन उसका वकील था, कौन उसका डिफेंस लॉयर था, क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं, वो सब मांगना चाहिए भारत को। बिल्कुल सही। क्योंकि ये इल्जाम लगाना किसी ऐसे आदमी पर, मैं समझता हूं वो गलती से भी जा सकते हैं। मैं ये समझता हूं शाहनवाज साहब कह रहे हैं उसको वहां से उठा करके भी ला सकते हैं ईरान से, चूंकि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है वो बड़े हद तक सॉफ्ट है, वहां से काफी लोग आ जा सकते हैं। इसी तरह जैसे अफगानिस्तान में लोग आ जा सकते हैं ऐसे ईरान से भी आ जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उसको वहां से अगवा करके लाया गया और उसको लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मीर मुफज्जल साहब आप भी इशारा कर रहे हैं और कर्नल भी इशारा कर रहे हैं। अशोक जी एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। नुसरत अमीन साहब सुन रहे हैं मुझे? नुसरत भाई सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। नुसरत भाई देख लीजिए, यहां तो एक मिली जुली राय यही है, अगर पाकिस्तान ये समझ रहा है कि इंडिया को प्रवोक कर लेगा ये करके एक ऐसे ट्रायल के जरिए हमारे रिटायर्ड नेवी अफसर को फांसी देना चाहता है जिसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता। सरताज अजीज का स्टेटमेंट पब्लिक में है कि कोई एविडेंस नहीं है। इंडिया को प्रवोक करना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है पाकिस्तान, तो होने वाला नहीं है, उल्टा इसका रेपरकशन उल्टा होगा। पाकिस्तान के 12 प्रिजनर्स की रिहाई होनी थी वो रोक दी गई है। बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया भी आते हैं, तो ये रिलेशंस खराब करने की तरफ ले जाएगा। क्या ये रियलाइजेशन वहां पर है क्या नुसरत भाई? देखिए, ये रियलाइजेशन जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो तो मुख्तलिफ सतहों पर पाकिस्तान में मौजूद है और उसके ऊपर बातें भी होती रहती हैं, उसके ऊपर लिखा भी जाता रहा है, उसके ऊपर बातें भी होती हैं मुख्तलिफ फोरम में जिसमें टेलीविजन भी शामिल है। हाँ। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा और मेरी बात बस मुकम्मल तौर पर सुन लीजिएगा। एक बात मैं पाकिस्तानी बनकर कहूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हुआ, और एक बात मैं हिंदुस्तानी बनकर बोलूंगा। मेरी दोनों बातें सुन लीजिएगा। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये जो भी कुछ भी सजा हुई है इसमें इसके ट्रायल में इसका ट्रायल कितना हेल्दी था, एविडेंस कितनी अवेलेबल थी और कितनी नहीं थी। सरताज अजीज साहब जैसे वेटरन पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट की बात से कतई नजर कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के दौरान क्या एविडेंस अवेलेबल थी और नहीं थी, ये इस तक किसी आम रिपोर्टर को एक्सेस नहीं है। ये बात जब अपील में जाएगी तो पता चलेगा उस अदालत के सामने, हाई कोर्ट्स या सुपीरियर कोर्ट जो है पाकिस्तान की, वहां पता चलेगा कि जो कुछ ट्रायल हुआ है मिलिट्री कोर्ट में उसकी हेल्थ क्या थी। रही बात आप एक सेकंड आप देखिए, एक सेकंड इसे कंप्लीट कर देते हैं नुसरत भाई। ये भी आप मान लीजिए ना, क्योंकि सरताज अजीज सिर्फ एक डिप्लोमेट नहीं है सर, वो आपकी सरकार के फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर, आपके फॉरेन मिनिस्टर है। मैं ये कह रहा हूं ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी सरकार इंडिया के एक स्पाई को, जासूस को पकड़े और आपके फॉरेन मिनिस्टर को ये ना पता हो कि कोई एविडेंस है या नहीं है।
सुने, यहाँ पर मिनिस्टर्स को बहुत सारी बातें नहीं पता होती, आपको नहीं पता कि ये मुल्क किस तरह चलता है। आप मेरी एक बात सुन लीजिए, सरदार अजीज साहब की बात के अंदर क्रेडिबिलिटी हो सकती है क्योंकि वो ऑक्टोजेनेरियन पॉलिटिशियन है और डिप्लोमेट है, लेकिन यही रीजन उनके खिलाफ भी जाता है कि इस उम्र में हो सकता है कि वो कोई सही बात ना कर सके, लेकिन मैं इस बात को बुनियाद नहीं बना रहा। अब मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई आपकी बात निकल आए, ठीक है। दूसरी बात, मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूंगा, आदमियों को मार के लाहौर में वो उसको एक इस्लामिक लॉ के तहत रेमेडी मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है, और उसको एक गैर मुस्लिम को इस्लामिक एक शरई लॉ लगा के उसको भिजवाया जा सकता है। और दूसरी तरफ कुलभूषण को बकौल आपके जो आपने कहा कि उसको एक लीगल असिस्टेंस नहीं दी गई और इंडियन चैनल्स को इजाजत नहीं मिली कि उनसे कोई लीगल कम्युनिकेशन या उनके लिए लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, तो मैं ये समझता हूं कि एक अमरीकी को ये फैसिलिटी मिल जाना और एक हिंदुस्तानी को ये फैसिलिटी ना मिलना, मैं ये समझता हूं कि ये इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन पॉलिटिक्स का फेलियर है। नहीं सर, अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं नुसरत भाई? आप अमेरिका से हिंदुस्तान की तुलना कर रहे हैं, अमेरिका से पैसे लेकर अमेरिका के टुकड़ों पर, अब अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं आपको बुरा लगेगा सर, आर्मी क्या करती है हमें सब पता है, अमेरिका तो जो कहे वो करना पड़ता है वहां पाकिस्तान की आर्मी को, वहां की गवर्नमेंट को। माफ करिएगा मुझे शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि कुलभूषण यादव के परिवार के साथ जो भी आप कह रहे हैं ना सर, कि ओसामा बिन लादेन को मार चला जाता है और पाकिस्तान की आर्मी को और वहां की सरकार को पता भी नहीं लगता। अमेरिका के रहमो करम पर चलने वाला वो मुल्क है, और मैं तो कहूँ अमेरिकी खैरात ही वहाँ के आर्मी को मिलती है। तो जो मुल्क अमेरिका के खैरात पर चलता हो अपने आका के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान को कुलभूषण यादव को अगर वो फांसी दी गई तो वो हत्या माना जाएगा और इसका करारा जवाब भी मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान के किसी नागरिक को बिना वकालत का सबूत मिले हुए बिना किसी सबूत के फांसी पे लटका दिया जाए और हम हिंदुस्तानी चुप बैठे रहेंगे। तो उनको पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, वो इस पर खामोश नहीं रहेंगे। इसलिए विदेश मंत्रालय ने वहां उनके जो हाई कमिश्नर हैं उनको बुला के सख्त प्रोटेस्ट कह दिया है और इस बात को पूरी तरह से जिम्मेदारी से कह दिया कि उनके साथ अगर ये जुल्म हुआ फांसी का तो वो हत्या माना जाएगा। इसका जवाब क्या हो, इस पर अशोक जी मैं आपसे एक कमेंट भी चाह रहा हूं। शाहनवाज जी एक सेकंड में आता हूं, मीर साहब एक सेकंड। अशोक जी अब जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, हम सब समझ रहे हैं और आप सबसे ज्यादा अच्छी तरह समझ रहे हैं क्योंकि आपने पाकिस्तान पॉलिसी में आपने अपना रोल भी निभाया है हिंदुस्तान की तरफ से। अब क्या जवाब हो, कुलभूषण यादव को कैसे बचाएं और पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाएं? देखिए, ये तो सब जैसे कहा गया, मैं रिपीट नहीं करूंगा जो कि और लोगों ने कहा और मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। जो ये प्रोवोकेशन है, क्योंकि ये जो भी ट्रायल हुआ है नॉन ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं है। जो इंटरनेशनल वियना कन्वेंशन के अनुसार उस देश की एम्बेसी को वहां पर कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए। हम कितनी देर से बोल रहे हैं, 1 साल हो गया है, हमें कॉन्सुलर एक्सेस वहां पर नहीं दिया गया है। तो ये तो हमारे ये इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन है। दूसरा है जो इसको बिल्कुल ही नॉन ट्रांसपेरेंटली और इतनी जल्दी इन्होंने, देखिए मेरे जहन में एक बात आती है, जो जब 26/11 का यहां पर अटैक हुआ, सारे एविडेंस दिए गए हाफिज सईद के विरुद्ध और लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, सबके विरुद्ध, और वो कोर्ट कहते रहते हैं जो हमारे पास एविडेंस आपने नहीं दिया, एविडेंस आपने नहीं दिया। यहां पर कौन सा एविडेंस है? आपने पूरी दुनिया के साथ कोई भी शेयर नहीं किया है और उसके बलबूते पर आपने कुछ महीनों में ही, आपके विदेश मंत्री कह रहे हैं जो इसमें कुछ नहीं है उसमें। तो देखिए, हमने तो कह दिया है जो हम इसको हत्या मानेंगे। अब 2 चीजें हमको ये करनी पड़ेगी, 2 चीज देखनी पड़ेगी। एक तो देखिए, जो चीन के साथ हमारे अभी ताल्लुकात हैं जैसे होते जा रहे हैं, हर समय चीन हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाता है, तो कहीं ये भी तो उससे कुछ मिला जुला ऐसा नहीं है? क्योंकि इतनी जल्दी इस समय ऐसा कदम लेने की
क्या जरूरत थी इतना प्रोवोकेटरी स्टेप लेने की? पाकिस्तान को पाकिस्तान चाइना का मिला जुला गेम ये गेम हो सकता है, उसको हमें देखना पड़ेगा, अच्छी तरह देखना पड़ेगा। दूसरा, हमको एक और अपनी तरफ से तो जो हमने कह दिया सो कह दिया है, मेरे विचार से उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी इसके ऊपर हमें लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा अभी तक वो $32 बिलियन ले चुका है अमेरिका से। सो अमेरिका का कुछ तो उसके ऊपर दबाव है, बन सकता है। और ट्रंप साहब अभी आए हैं, उनका नहीं मालूम है कुछ जो कैसे उनकी आगे नीति होने वाली है, तो उन देशों के साथ भी हमको कोशिश करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कम से कम थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करें। अब नुसरत अमीन साहब, मीम अफजल साहब, मैं चाहूंगा आप आए। नुसरत अमीन साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बल्कि आपको तो पता होगा नुसरत अमीन साहब, आप तो अक्सर हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखते हैं, चाहे अजमल कसाब हो या फिर और भी कई पाकिस्तानी हो जो कि हिंदुस्तान में पकड़े हैं। कसाब का एग्जाम्पल ले लीजिए, सालों साल ट्रायल चला है कसाब का, खुलेआम ओपन कोर्ट में ट्रायल चला है नुसरत अमीन साहब। अजमल कसाब का जो 26/11 में आके उसने यहां नरसंहार किया था, खून बहाया था। और बताइए, आप एक इंडियन को पकड़ लेते हैं और चोरी छिपे उसका ट्रायल कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। मीम अफजल साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? मीम अफजल साहब, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी नुसरत अमीन साहब ने एक बहुत अहम बात कही, और किसी अमेरिकी के बारे में उन्होंने कहा कि उसको जिस तरह से छोड़ा गया 2 लोगों का कत्ल करने के बावजूद, और उसका उन्होंने शरई कोई जवाब पेश करके, यानी शरई रास्ता इख्तियार करके और उनको आज़ाद करने की बात कही, और ये भी कहा कि भारतीय सरकार नाकाम होगी अगर वो ऐसा ना कर सके। तो मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा, भारत सरकार इसकी कोशिश ज़रूर कर सकती है, लेकिन उससे पहले भारत सरकार पूरी कोशिश ये करेगी कि ये साबित तो हो कि वो आदमी वाकई जासूस था, मुजरिम था, या अभी तक वो मुलजिम ही है। तो सवाल ये है कि जो जिस तरह से ट्रायल हुआ है उससे कहीं ऐसा तो लगता ही नहीं है कि ये ट्रायल जो है आज़ादाना तरीके से हुआ है और उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ है। तो ये जो आपने शरई बात कही है, ये एक लाइन उस वक्त हो सकती है जब ये साबित हो जाए किसी ऊंची अदालत के अंदर या सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ साहब, उस आदमी से कोई गलती हुई है और वो इस सजा का मुस्तहिक है। उसके बाद वो चैनल खोला जा सकता है। वो जो आपने शरई मामला कहा है, वो तो जाहिर है तावान होता है और रिश्तेदारों की तरफ से अगर वो दिया जाता है वो एक्सेप्टेबिलिटी होती है। पाकिस्तान में कुछ केसेस शायद ऐसे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का कानून वैसे आमतौर पर इसकी इजाजत देता नहीं है, और वहां पर ज्यादातर लोगों को फांसी ही होती है, और तावान वाला सिलसिला जो है शरई तौर पर जिसको कहा जाता है कि किया जा सकता है, वो वहां नहीं होता है। तो मैं कहूंगा कि वो जो कह रहे हैं वो एक तरह से, अगर हम आज उसकी डिमांड करने लगे, हम ये कहने लगे कि साहब उस पर ये तावान देने के लिए तैयार है, तो हम तो अपने आप को गिल्टी मानेंगे। सही बात, हम गिल्टी माने जब हमें केस के बारे में पता ही नहीं है। बिल्कुल सही। नुसरत अमीन, जरा ये बताइए नुसरत भाई। मैं मीम अफजल साहब की इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि अमरीकियों ने जो कसास दिया, यानी जो शरई तौर पर कसास कहलाता है, ब्लड मनी कहते हैं सर, या जो ब्लड मनी, जी ब्लड मनी या कसास, ठीक है, वो तो कसास ही वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने नहीं किया था। जी नहीं वो इसमें इशू नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है मीम अफजल साहब की कि अमरीकी गिल्टी थे इसलिए उन्होंने ये पैसे अदा किए, अदरवाइज उनको जरूरत नहीं पड़ती ये पैसे अदा करने की। नंबर 1। नंबर 2 ये कि थोड़ा सा देखिए मेरे और आपके दरमियान कम से कम ये बहस तो नहीं हो सकती। ये सारे साथी जो अभी बैठे हैं, ये ठीक है, इख्तलाफ राय होता है इनके साथ मेरा, और बहुत पुराने अरसे से मैं इन सब लोगों को जानता हूं, वो मुझे जानते हैं। मेरे और आपके दरमियान देखें ये बहस तो नहीं हो सकती ना अभी कि वो जासूस था या नहीं था। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि देखिए, नहीं, एक सेकेंड नुसरत भाई, सारी बहस ये है, हम ये नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ ओपन ट्रायल मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं नुसरत भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के दौरान उसके साथ कितना ठीक हुआ और कितना ठीक नहीं हुआ, ये सुपीरियर कोर्ट के सामने आने के बाद ये मामला सामने आ जाएगा। रही बात मिलिट्री कोर्ट की, तो उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी है। मैं नहीं, आप तो खुद एक जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है नुसरत भाई। मुझे एक बात बताइए नुसरत भाई, इसको कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करने के बाद सेक्शन 59 पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, सेक्शन 3 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, सर मिला उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पासपोर्ट और एक कन्फेशन का वीडियो, उसके आधार पर ये धाराएं लगाई गई। अब बताइए आप कैसे देखेंगे खुद एक जर्नलिस्ट होने के नाते इसे?
देखिए मैं नहीं देखूंगा। मानक वो तो खुद ही सवाल उठा रहे हैं, उनको क्यों घेरने की जरूरत है मैं नहीं महसूस करता हूँ। अच्छा दूसरे ये कि वो तो खुद ही सवाल उठा रहे हैं स्पोर्ट के ऊपर। मुझे नहीं पता कि ये बात आपके लिए कितनी जरूरी है जो अभी मैं करने वाला हूँ। मीर अफजल साहब ने अभी कुछ देर पहले एक बात की थी, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। ईरान इज नॉट अफगानिस्तान। ईरान एक सॉवरन स्टेट है। ईरान के अंदर एक कानून है, ईरान की एक हुकूमत है, मजहबी हुकूमत है, तो क्या हुआ? वहां इनकलाब आ गया था तो क्या हुआ? वो एक सॉवरन स्टेट है, वो अपने मुल्क को चलाना जानते हैं। वो अफगानिस्तान नहीं है जहां पर कोई पोरस बॉर्डर हो पाकिस्तान के साथ और लोग पाकिस्तान से ईरान और ईरान से चलिए तो ये बात तो कुलभूषण यादव के फेवर में जाती है फिर, क्योंकि कहा यह गया था कि ईरान में रहते हुए पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज चला रहे थे कुलभूषण यादव और बॉर्डर पार करके आए थे, तब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मैं क्लोजिंग कमेंट ये आप भूल जाएं। देखिए ये आप भूल जाएं कि पाकिस्तानी फौज ईरान में घुसकर उसे लाई होगी। इतनी लग्जरी ईरान के मामले में पाकिस्तानी फौज को अवेलेबल। चलिए एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड कर्नल, मैं आपको दे रहा हूं क्लोजिंग कमेंट। अब मुझे बताइए जरा कैसे डील करें इससे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो मिस्टर नुसरत अमीन साहब ने अभी कहा उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए स्पाइंग जो है ये बहुत पुराना प्रोफेशन है। अच्छे दोस्त मुल्कों के बीच में स्पाइंग होती है। होती है। मैं ये जानना चाहता हूं क्या स्पाइज के लिए कोई राइट्स नहीं है? क्या स्पाइस के लिए कोई स्थान नहीं है इन दोनों मुल्कों में? जिसका अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए अगर मान लिया जाए कि कोई स्पाई है तो क्या उसके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या उसे मिलते ही बीहेड कर दिया जाए? एक समझदार मुल्क की तरह बात करें। कोल्ड वॉर की हाइट्स में अमेरिका और यूएसएसआर ने अपने स्पाइस बदले। अमेरिका और यूके के बीच में स्पाई होती जो कि अच्छे दोस्त हैं। तो ये एक चीज को देख लें, कुलभूषण जाधव की तरह का हवा न खड़ा करें। ये बहुत आगे भी हमारी ये हिस्ट्री चलेगी, हमारा फ्यूचर है और लोगों के बीच में होता है ये काम। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कुलभूषण जाधव स्पाई है, बात कह रहे हैं आप। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये वहशियाने तरीके से पेश न आए। बिल्कुल ह्यूमन ट्रेजेडी को कम करें अपने बीच में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्योंकि देखिए ये सच्चाई है, ये पाकिस्तान को भी स्वीकार करनी चाहिए कि अगर वाकई ये जुडिशियल मर्डर होता है पाकिस्तान में भारत के रिटायर्ड नेवी अफसर कुलभूषण यादव का, तो फिर जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है। उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। खामियाजा पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को भी भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं पाकिस्तान सरकार, वहां की सेना ये एहसास करे कि कम से कम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करे। अगर किसी को पकड़ा भी है उस पर फ्री एंड फेयर ट्रायल हो, उसके बाद जो हो वो देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आ जाने के लिए शाहनवाज हुसैन, मीम अफजल साहब, कर्नल राठौर, अशोक जी और नुसरत अमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।